हेलो फ्रेंड, मैं लकी कुमार एलएन की क्लास में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम आपको संस्कृत के बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाले हैं, जिससे मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में आने की संभावनाएं निश्चित है। ये सभी क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है, तो वीडियो का स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, ऋष्यादि परिणत को क्या कहते हैं। ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना आपको ऋष्यादि परिणत को क्या कहते हैं, तो कृतक कहते हैं। यहाँ पे ऑप्शन सी, इसे याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, मंगलम पाठ में कैसे मंत्र संकलित है। ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना मंगलम पाठ में कैसे मंत्र संकलित है, तब पदात्मक मंत्र संकलित है। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन है। अब प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि मंगलम पाठ में कितने मंत्र है, तो 5 मंत्र है। इसे भी याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, वेद रूपी शास्त्र क्या होता है। ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ पता है वेद रूपी शास्त्र क्या होता है, तो वेद रूपी शास्त्र नित्य होता है। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, सत्य का मुंह किस पात्र से ढका है। ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। मैट्रिक परीक्षा में 12 पूछा जाता है। यहाँ पर सत्य का मुंह किस पात्र से ढका है, तो सत्य का मुंह जो है हिरण्मय पात्र से ढका है। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन है। इस प्रश्न को घुमा के पूछा जा सकता है इस प्रकार, हिरण्मय पात्र से किसका मुंह ढका है, तो सत्य का। इसे भी याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 5, नदियाँ किसे छोड़कर समुद्र मिल जाती है। ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ पता नदियाँ किसे छोड़कर समुद्र मिल जाती है, तो नाम और रूप छोड़कर। जब समुद्र मिलती है, उसका नाम और रूप दोनों समाप्त हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर प्रश्न सुनिए। इस प्रश्न में ऐसे भी पूछा जा सकता है कि नदियाँ समुद्र में कैसे मिलती है, तो नाम और रूप छोड़कर। ठीक है, ये सही प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है, तो वीडियो का स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 6, पटना नगर की पालिका देवी कौन है। ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ पता पटना नगर की पालिका देवी कौन है, तो पटन देवी है। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन सी। और पाटलिपुत्र एवं पाठ में किस नगर का वर्णन है, तो पटना का वर्णन है। ठीक है, पाटलिपुत्र का वर्णन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, कौमुदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता था। ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ पता कौमुदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता था, तो शरद ऋतु में। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन डी। अब प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि गुप्त शासन काल में कौन महोत्सव अत्यंत प्रचलित था, तो कौमुदी महोत्सव। इसे भी याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, यूनान का राजदूत कौन था। ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना यूनान का राजदूत कौन था, तो यूनान का राजदूत मेगास्थनीज था। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन सी। ये किसके शासनकाल में आया था, तो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 9, राजशक्ति रचना कौन सी है। ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ पर राजशक्ति रचना कौन सी है, तो काव्य मीमांसा है। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान कहाँ है। ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ पर गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान कहाँ है, तो पटना में है। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन है। और गुरु गोविंद सिंह जो थे सिखों के 10वें गुरु थे और अंतिम गुरु भी थे। इसी भी याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 11, किसके समय में पाटलीग्राम स्थित था। ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ पर किसके समय में पाटलीग्राम स्थित था, तो बुद्ध काल में। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन सी। इसे याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 12, यूनान का कौन सा राजदूत अपने संस्मरण में पाटलिपुत्र ग्राम का वर्णन किया था। ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना आपको यूनान का कौन सा राजदूत अपने संस्मरण में पाटलिपुत्र ग्राम का वर्णन किया था, तो मेगास्थनीज था। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन डी। ये किसके शासनकाल में था, तो चंद्रगुप्त के शासनकाल में आया था। इसी भी याद रखिएगा। ये सभी क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है, तो वीडियो का स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 13, बिरुसर नाम मंत्री कहाँ रहता था। ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ पर आता बिरुसर नाम का मंत्री कहाँ रहता था, तो मिथिला में रहता था। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन डी। अब बिरुसर का स्वभाव कैसा था, तो दानशील और कारुणिक था। ठीक है, और ये किस पाठ से लिया गया है, तो अलसकथा पाठ से लिया गया है। इसी भी याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 14, ध्रुव कृत्रिम आलस दिखाकर क्या ग्रहण करते थे। यहाँ पर ध्रुव कृत्रिम आलस दिखाकर क्या ग्रहण करते थे, तो भोजन ग्रहण करते थे। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन सी। इसे याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 14, धृत कृषि में आलस दिखाकर क्या ग्रहण करते थे। ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ पर जो धृत थे वो कृषि में आलस दिखाकर क्या ग्रहण करते थे, तो भोजन ग्रहण करते थे। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 15, आलस साले में आग क्यों लगाई गई। यहाँ पर आलस साले में आग क्यों लगाई गई, तो आलसियों की परीक्षा लेने के लिए। ठीक है, और कितने आलसी जो थे नहीं भागे, तो 4 आलसी से वो नहीं भागे। ठीक है, उसे कैसे निकाला गया, तो केस पकड़कर उनको निकाला गया। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 16,
अलस कथा किस ग्रंथ से उदित है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। मैट्रिक परीक्षा में 12 पूछा जाता है। यहाँ पर बताना अलस कथा किस ग्रंथ से उदित है? तो पुरुष परीक्षा से, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन है, ये किस भाषा में है? तो संस्कृत भाषा में है। इसी भी याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 17, अलस कथा में किसका महत्व बड़ित है? यहाँ बताना अलस कथा में किसका महत्व बड़ित है? तो मानव गुरु का, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 18, वन माला भाव लेकर किस काल की संस्कृत कवित्री थी? यहाँ बताना वन माला भाव लेकर किस काल की संस्कृत कवित्री थी? तो वर्तमान काल की, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 19, यह गोलके ने आत्मत की शिक्षा किसको दी थी? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। मैट्रिक परीक्षा 12 पूछा जाता है। यहाँ पर बताना यह गोलके ने आत्मत की शिक्षा किसको दी थी? तो मैत्री को दी थी, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन है, अब मैत्री कौन थी? यह गोलके की पत्नी थी। इसे याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 20, आधुनिक काल की संस्कृत कवित्री कौन है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ पर बताना आधुनिक काल की संस्कृत कवित्री कौन है? तो पंडित क्षमा राव है, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन डी। और प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि आधुनिक काल की संस्कृत लेखिकाओं में कौन अति प्रसिद्ध है? तो पंडित क्षमा राव। इसी भी याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 21, महाभारत में किस लेखिका का उल्लेख मिलता है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ पर बताना आपको महाभारत में किस लेखिका का उल्लेख मिलता है? तो सुलभा का, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन सी। अब महाभारत के रचयिता कौन है? तो वेद व्यास है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 22, पंडित क्षमाराव द्वारा रचित सत्याग्रह गीता किसके दर्शन द्वारा प्रभावित है? यहाँ बताना आपको पंडित क्षमाराव द्वारा रचित सत्याग्रह गीता किसके दर्शन द्वारा प्रभावित है? तो महात्मा गांधी के द्वारा, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 29, गंगा देवी किसकी रानी थी? यहाँ बताना गंगा देवी किसकी रानी थी? तो गंगा देवी कंपा राय की रानी थी, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन है, गंगा देवी का समय क्या है? तो 14वीं सदी है। इसी भी याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 24, किस देश में देवता बार बार जन्म लेना चाहते हैं? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। मैट्रिक परीक्षा 12 पूछा जाता है। यहाँ बता किस देश में देवता जो है बार बार जन्म लेना चाहते हैं? तो भारत में, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन है, देवता किसके गीत गाते हैं? तो भारतवर्ष के गीत गाते हैं। इसी भी याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 25, भारत में पाठ का प्रथम पद किस पुराण से संकलित है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना भारत में पाठ का प्रथम पद जो है वो किस पुराण से संकलित है? तो विष्णु पुराण से, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन है, और दूसरा पद किससे संकलित है? तो भागवत पुराण से। इसी भी याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 26, प्राचीन संस्कार की पहचान किससे होती है? यहाँ बताना प्राचीन संस्कार जो पहचान है वो किससे होती है? तो संस्कारों से होती है, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन भी, भारतीय संस्कार कितने हैं? तो कुल 16 है। इसी भी याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 27, प्राचीन काल में शिशु को क्या कहा जाता था? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ पर प्राचीन काल में शिशु को क्या कहा जाता था? तो ब्रह्मचारी कहा जाता था, ठीक है। यहाँ पे सुनिए, अब प्राचीन काल में जो ब्रह्मचारी थे वो कहाँ पढ़ते थे? तो गुरु जी के घर में पढ़ते थे। इसी भी याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 28, विवाह संस्कार के अंतर्गत क्या नहीं आता है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना विवाह संस्कार के अंतर्गत क्या नहीं आता है? तो गोदान नहीं आता है, ठीक है। गोदान किसके अंतर्गत आता है? तो किसान संस्कार के अंतर्गत, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन है, जबकि बागदान, कन्यादान, सिंदूरदान ये किसके अंतर्गत आते हैं? तो विवाह संस्कार के अंतर्गत। इसे याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 29, भारतीय संस्कार कुल कितने हैं? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना भारतीय संस्कार कुल कितने हैं? तो कुल 16 संस्कार है, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 30, क्रम कांड किस ग्रंथ शास्त्र के अंतर्गत है? यहाँ बताना आपको क्रम कांड किस ग्रंथ शास्त्र के अंतर्गत है? तो कल्प के अंतर्गत है, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन बी। तो ये हमारा वीडियो समाप्त है। यहाँ पर हम आपको 30 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बता दिए हैं। इसे अच्छे से याद कर लीजिएगा। यदि हमारा वीडियो आपको अच्छी लगती है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बेल आइकन जरूर दबाइएगा, जिससे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।